नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी ने अपनी टीम 11 के साथ लोक भवन में बैठक की। आज इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने पर चर्चा हुई। साथ ही लॉकडाउन हॉटस्पॉट और राजस्थान के कोटा से आए छात्र छात्राओं के क्वारंटीन किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया। सीएम योगी के टीम 11 की बैठक शुरू हो चुकी है। इस टीम 11 में सभी विभागों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और आज जो कल केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास किया गया अध्यादेश, जिसमें डॉक्टरों को, पैरामेडिकलिस्ट और नर्सेस सारे स्टाफ्स पे अगर कोई हमला होता है तो उस पर सीधे कड़ी कार्रवाई होगी, यानी 2 लाख से ऊपर जुर्माना लगेगा और साथ ही 3 महीने तक जमानत, गैर जमानती वारंट जारी होंगे और साथ ही 3 महीने तक वो जेल में रहेंगे और जमानत नहीं हो सकती है। तो कल का मोदी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है जिसे पूरे देश में लागू किया गया। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दे दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसका स्वागत किया है। तो आज उस पर बैठक हो रही है कि किस तरह से इसको उत्तर प्रदेश में लागू करना है। साथ ही लॉकडाउन की समीक्षा कल भी की थी, आज भी होगा कि पूरी सख्ती से लागू हो। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत क्या है, जिलों की हालत क्या है, तबलीगी जमात के लोगों की स्थिति क्या है, सब पे विचार हो रहा है। और जो सबसे बड़ा फोकस है आज की बैठक में वो यही है कि जो डॉक्टरों से, पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेस के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके लिए अब कानून बन चुका है और उस कानून को पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद। अब उत्तर प्रदेश में भी उसे लागू किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अपनी सुरक्षा को पूरी तरह सुरक्षित होकर इस कोरोना महामारी में संकट से निपटने में अपना योगदान दे सकें। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार को गुड सर्विस टैक्स में रिटर्न दाखिल करने में छूट देने यानी कि समय सीमा बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कोरोना को आपदा मानते हुए जीएसटी में इसकी व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार को जीएसटी यानी गुड सर्विसेज टैक्स में जो रिटर्न भरा जाता है उसके शुल्क की समय सीमा को बढ़ाने का जो अध्यादेश था उसकी मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दे दिया है और कल ही ये अध्यादेश पे को मंजूरी उन्होंने दी है जो आज से लागू हो गया है। यानी जब युद्ध या महामारी या कभी इस तरह की आपात स्थिति होती है तो ऐसे में 168 का जो एक प्रावधान है उसके तहत इस तरह के शुल्कों में, टैक्स में, करों में छूट देने या समय सीमा बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है और उसी आधार पर यह अध्यादेश को मंजूरी मिली है। यानी अब उत्तर प्रदेश सरकार जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको जो जीएसटी का रिटर्न का जो समय सीमा है उसको वो बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीबों को रोजाना सरकारी राशन की दुकानों से अनाज बांटा जा रहा है। इसी बीच लखनऊ के राजाजीपुरम से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी अनाज की कालाबाजारी साफ देखी जा सकती है। न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सरकारी अनाज को बेचने का खेल भी नया नहीं है। गरीबों को अनाज बांटे जाने की समीक्षा सरकार लगातार रोजाना कर रही है। इसके बावजूद सरकारी गोदामों से अनाज किस कदर बेचा जा रहा है इसका नजारा आप खुद इस वीडियो में देखिए। UB35W2810 ये सरकारी अनाज से भरे उस ट्रक का नंबर है जो राजाजीपुरम की मीना बेकरी के पास खड़ा है। अचानक यहाँ पर एक्टिवा आती है और उसे ट्रक से सरकारी अनाज बोरी में भरकर दे दिया जाता है। इस तरह से रोजाना दर्जनों ट्रक लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। पास ही FCI का बड़ा सरकारी गोदाम है। कोरोना महामारी के चलते सरकारी अनाज को बीच सड़क पर बेचने का खेल का खुलासा खुद स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर किया है, जिसके बाद अनाज से भरे ट्रक का ड्राइवर भी भागने लगा। कि इस समय संकट काल है, इस समय ऐसी घटनाओं का हो जाना या होना अपने आप में दुर्भाग्यवश है। कुछ लोग लालचवश सस्ते माल के लिए ट्रकों से सामान अनुचित तरीके से निकलवा लेते हैं। प्रशासन को इसमें थोड़ा सख्त होकर के कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हाल सिर्फ FCI के एक अकेले गोदाम का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अनाज गोदाम हैं उसके बाहर गरीबों का अनाज बेचे जाने का गंदा खेल जरूर जारी होगा। ऐसे में सरकार को गरीबों का हक
डकारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में करोड़ों के भुगतान घोटाले में 9 अफसरों और कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। इस विभाग का घोटालों से रिश्ता पुराना है, लेकिन घोटाला करने वाले बड़े अफसरों पर कभी सरकारें शिकंजा नहीं कसती हैं। योगी सरकार फिलहाल इस बड़े मामले में सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पुष्टाहार महकमे में एक बार फिर करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। इस बार भ्रष्टों के सिंडिकेट ने किशोरी सबला योजना को अपना टारगेट बनाया है और एक ऐसी योजना जो 2018 में ही बंद हो चुकी थी, उसके जरिए करोड़ों के तकरीबन 19 करोड़ के पोषाहार के भुगतान की फाइल उन 9 अफसरों ने बनाई थी, जिसमें से अधिकांश अब रिटायर हो चुके हैं। और प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग की जांच में इन अफसरों के नामों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद वर्तमान प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश तो दिए हैं, लेकिन डायरेक्टर राजेंद्र सिंह जो कि आईएएस अफसर हैं, उनका जिक्र अभी तक शासन ने नहीं किया है। सिर्फ 2 प्रमुख जो उस समय पे वित्त निदेशक रहे थे और साथ में 7 कर्मचारी जो भुगतान की फाइल बनाने के दोषी थे, उनके ऊपर ही शासन की नजर है। लेकिन पुष्टाहार महकमे में घोटाला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पॉन्टी चड्ढा ग्रुप का इस पूरे महकमे पर एक छत्र राज चलता था और तकरीबन 10,000 करोड़ के पोषाहार घोटाले की नींव तत्कालीन प्रमुख सचिव सदाकांत शुक्ला और तमाम उन अफसरों ने रखी थी जो पुष्टाहार महकमे के जरिए करोड़ों की लूट वर्षों से कर रहे थे। ये वो कंपनियां थी जिसमें से अधिकांश फर्जी भी थी और तमाम ऐसी कंपनियां भी थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में करोड़ों के चना घोटाले की नींव भी रखी थी। ऐसे में योगी सरकार को बीते 5 सालों के दौरान पुष्टाहार महकमे में हुए अरबों के घोटालों पर जांच कमेटी का गठन करना चाहिए, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार लूटने वाले भ्रष्टों के सिंडिकेट को बेनकाब किया जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इलाके के ही 6 लड़कों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़कों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली के मोहल्ला रन्नूपुर में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा किसी कार्य के लिए घर से बाहर गई थी। तभी रास्ते में एमडी इंटर कॉलेज के अंदर मोहल्ले के ही 4 लड़कों बबलू, बसंत और उनके सहयोगियों ने लड़की को पकड़ लिया। उसके बाद ये नाबालिग लड़की को कॉलेज के अंदर ले गए, जहां पर 2 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप का पूरा वीडियो भी मोबाइल में शूट कर लिया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। अपनी नाबालिग पुत्री की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खसक गई। लॉकडाउन के चलते उन्हें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या करें, जिस कारण पीड़ित के पिता ने लिखित तहरीर कोतवाली मिश्रिक को दी। कोतवाल मिश्रिक ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों की तलाश में थाना मिश्रिक पुलिस जुट गई है और पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। वही कॉलेज पर हम तो ये हम आए, कहा चलो चलो, तो हम कहा चले, तो कहा चलो, तो आज अगर हम ना जीवा तो धक्का मार के ले गए। उसके बाद में कहा पौड़ो, हम ना पौड़ो, तो जबरदस्ती धक्का मार पौड़ा रही। उसके बाद में और पेंट उतारी, मुझे उतारी। उसके बाद में बसंत पैर पकड़ी रही, फिर कर ये लोग कॉलेज के अंदर थे। कॉलेज के अंदर से बाहर कूदे, लड़की हमारी गई थी, वहाँ जो है इसको पकड़ा और पकड़ करके इसका बलात्कार किया। गैंगरेप की घटना संज्ञान पर आई है। ये इसमें विक्टिम 13 साल की है और उसके साथ एक लड़का उसके साथ रेप किया था और उसको सहयोग में एक और लड़का साथ में उसके सहयोग कर रहे थे और 4 अन्य लड़के थे। ये इनके वीडियो बना रहे थे और इनके घटना के अनुसार एफआईआर रजिस्टर किया गया है। पॉक्सो के एक्ट के तहत सारे कार्रवाई प्रचलित है। इसमें मुख्य आरोपी और इसके सहयोगी कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इसमें। लखनऊ से सटे सीतापुर इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया। ये गैंगरेप एक स्कूल में अंजाम दिया गया।
बताया जा रहा है कि 2 लड़कों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और 4 लड़कों ने इसका वीडियो बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक शहर में 44 प्रवासी मजदूर एक कंटेनर में भरकर कौशाम्बी आए हैं। फिलहाल इन मजदूरों को प्रशासन ने क्वारंटीन करने के लिए अलग स्थान पर रखा है, साथ ही इनकी डॉक्टरी जांच भी कराई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक शहर से 44 प्रवासी मजदूर एक कंटेनर में छुपकर आज कौशाम्बी आए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के कौशाम्बी आने की सूचना पर पुलिस ने कनवाड़ बॉर्डर पर ही कंटेनर को रोक दिया। बॉर्डर पर रोके गए कंटेनर को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्थायी आश्रय स्थल शायरा पहुंचे, जहां पर सभी प्रवासी मजदूरों को कंटेनर से बाहर निकालकर मैदान में बैठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में सभी मजदूरों को बैठाकर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रशासनिक अधिकारियों ने नोट किया। महाराष्ट्र के मुंबई से चलकर कौशाम्बी पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्होंने मुंबई से नासिक तक लगभग 250 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा किया। नासिक में पुलिस कर्मियों ने ही उन सभी को रोककर कंटेनर में बैठाकर कौशाम्बी भेज दिया। 6 दिन बीत जाने के बाद आज वो कौशाम्बी पहुंचे। फिलहाल सभी प्रवासी मजदूरों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। 2 दिन नासिक तक पैदल आए, पैदल, फिर उसके बाद पुलिस वालों ने ये टैंकर में बिठाया, टैंकर वाले यहाँ लेके आए। ये 43 लोग हैं उसमें और ड्राइवर लेकर 44 लोग हैं। हमारी सिराथू सैनिक थाना अध्यक्ष और सीओ साहब ने जो है उसको पकड़ लिया है और सभी लोगों को जो है यहाँ बाबू सिंह इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इसमें जो है हम लोग उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। लॉकडाउन के इतने दिन बाद भी लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कौशाम्बी में ऐसे ही 40 से अधिक मजदूर एक कंटेनर में छुपकर कौशाम्बी पहुंचे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सतर्क हो गई और इन सभी को फिलहाल क्वारंटाइन किया गया और इनकी डॉक्टरी जांच की जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। गोंडा के जिला अस्पताल में घायल का इलाज कराने पहुंचे एक प्रधान प्रतिनिधि और उसके 2 साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी की और गाली गलौज की। प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथियों की यह हरकत अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई जुट गई है। गोंडा जिला अस्पताल में देर रात पथवलिया गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर दुबे एक चोटिल व्यक्ति को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनोज गुप्ता ने जब घायल के साथ आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा तो प्रधान प्रतिनिधि आग बबूला हो गए। बस फिर क्या था, प्रधान प्रतिनिधि और उनके दोनों साथियों ने डॉक्टर से बदसलूकी शुरू कर दी और डॉक्टर को जमकर गालियां दी। प्रधान प्रतिनिधि की एक करतूत अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं डॉक्टर की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर दुबे और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर से ड्यूटी के दौरान बदसलूकी का मामला संज्ञान में आया है। डॉक्टर की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर तैनात थे तो 3 अभियुक्त भुवनेश्वर दत्त दुबे, श्रवण यादव और राकेश दुबे हैं, ये 3 आए थे और उनसे अभद्रता किए हैं और उनके सरकारी काम करने में बाधा पहुंचाई थी। डॉक्टर की तहरीर पर तत्काल कोतवाली नगर में अभियुक्त पंजीकृत कराया गया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। समुचित धाराओं में कार्रवाई की गई। बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मामला गोंडा से सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने अस्पताल में जाकर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की, जिसकी शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस को लेकर भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव हाई प्रोफाइल लड़कियों पर नहीं है। मामला नवाबी शहर लखनऊ का है, जहां पर लड़कियां लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़क पर घूम रही हैं और अगर पुलिस इन्हें रोकती है तो उन्हें उल्टा ये पुलिस को ही क्रिमिनल बताने लगती हैं।
लखनऊ को नवाबी शहर यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान यहाँ नवाबी देखने को मिलती है, उससे न केवल आम जनता परेशान है बल्कि पुलिस महकमा भी परेशान हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान कभी कार से तो कभी पैदल बेलगाम लड़कियां बहाने से घूम रही हैं और ख़ास बात यह है कि जब इन्हें रोका जाता है तो ये उल्टे पुलिस पर ही आरोप लगाने लगती हैं या फिर सड़क पर लेटकर रोने लगती हैं। हजरतगंज में कार सवार लड़कियों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने सड़क पर ही अपनी कलाकारी दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी पर कार्रवाई की। पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। आप गाड़ी में मुझे परेशान कर दिया आपने। कौन परेशान कर रहा है? तुमने परेशान कर दिया। आप गाड़ी वाली पेपर उठाइए अपने, पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए। इसी तरह आज हजरतगंज में बिना पास मोबाइल में गाने सुन रही लड़की को जब महिला पुलिसकर्मियों ने रोका तो वो लड़की उल्टे पुलिसकर्मियों को ही क्रिमिनल बताने लगी और मौके से भागने का प्रयास करने लगी। हालांकि इसकी सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई। और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। तब बहुत परेशानी करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? उधर कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ? फिलहाल पुलिस ऐसे सभी लड़कियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन लड़कियों ने भी जैसे कसम खा रखी है कि वो नहीं सुधरेंगी। लॉकडाउन के दौरान भले ही लोग अपने घरों में हैं, लेकिन नवाबी शहर की लड़कियां सड़कों पर घूमने को लेकर अपनी शान समझती हैं और जब ऐसी तमाम लड़कियों को पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो उल्टा वो पुलिस पे ही आरोप लगाने लगती हैं। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ इंडिया और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। न्यूज़ इंडिया ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, अभी डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जिलों में अस्थायी जेल बनाने का निर्देश दिया है, जिससे कोरोना बंदियों को इसमें रखा जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन ने कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया है। प्रदेश के 34 जिलों में अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। अस्थायी जेलों में बंद 156 विदेशी समेत 258 कोरोना संक्रमित मरीज बंद हैं। बंद विदेशियों में फ्रांस, मोरक्को, मलेशिया, थाईलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, फिलिस्तीन, सीरिया, माली के नागरिक शामिल हैं। इसके साथ ही अस्थायी जेलों में 132 भारतीय नागरिक भी बंद हैं। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में अस्थायी जेल बनाई जा रही है, जिसमें लखनऊ, देवरिया, कुशीनगर जैसे तमाम जिले शामिल हैं। इन जेलों में कोरोना बंदियों को रखा गया है। इन कैदियों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो टूरिस्ट वीजा के बहाने लखनऊ और अन्य जिलों में जमात का कार्य कर रहे थे। लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई है। लखनऊ अस्थायी जेल में 19 पुरुष, 4 महिला विदेशी नागरिक बंद हैं। इसमें मलेशिया के 2, किर्गिस्तान के 23, कजाकिस्तान के 2, बांग्लादेश के 54, इंडोनेशिया के 41, सूडान के 4, थाईलैंड के 13 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 2 अस्थायी जेलों में महिला विदेशी नागरिक भी बंद हैं। लखनऊ और बुलंदशहर में अस्थायी जेलों में 4 विदेशी महिलाएं नागरिक भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच देश में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों संग मारपीट जैसी शर्मनाक घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी के मद्देनजर कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों की बड़ी मांग मोदी सरकार ने पूरी की है। महामारी कानून 1897 में संशोधन करके सरकार ने डॉक्टरों संग मारपीट पर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी हो गई है।
देश में कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से मारपीट अब महंगी पड़ सकती है। मुरादाबाद, इंदौर समेत कई शहरों में डॉक्टरों संग ऐसी शर्मनाक घटनाएं हाल ही में प्रकाश में आईं। मोदी सरकार ने लंबे समय से जारी डॉक्टरों की कई मांगों को तवज्जो दी है। नए अध्यादेश के जरिए महामारी कानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। प्रस्तावित कानून का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें डॉक्टरों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अध्यादेश लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो गई। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकल टीमों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। डॉक्टरों पर होने वाले हमलों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी विरोध जताया था। अध्यादेश के लागू होने के बाद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने पर अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। अध्यादेश में सजा के साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगर गंभीर हानि हुई तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक कैद की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लखनऊ में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव ने बताया कि हम लगातार हो रहे हमलों से बेहद आहत हैं। फिलहाल मोदी सरकार के अध्यादेश से पहले ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। वैसे डॉक्टरों ने अभी इस अध्यादेश पर विस्तृत टिप्पणी करने से किनारा कर लिया है। इन सब की कड़ी निंदा और भत्सना तो हम लोग कर ही रहे हैं, किंतु इस आशय के लिए हमने अनुरोध किया था गृह मंत्री अमित शाह जी से, केंद्र सरकार से अधिनियम बनाने के लिए जिसके तहत डॉक्टर्स प्रोटेक्शन लॉ बहुत स्ट्रांगली बनाया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसे लागू किया जाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। फौरी तौर पर अध्यादेश के जरिए सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के घावों पर मरहम तो लगा दिया है, जिसके बाद अध्यादेश में प्रस्तावित सख्त कानून के जरिए डॉक्टरों से मारपीट की घटनाओं पर देश में अंकुश भी लगेगा। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी तक अध्यादेश पर अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के थाना नाका इलाके के बिरहाना रोड पर एक और कोरोना मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 दिन पहले ही सैंपल लिया था और आज कोरोना की पुष्टि होने पर मरीज को घर से अस्पताल ले जाया गया। मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब मथुरा में भी आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा में आज एक नया मामला सामने आया। बलदेव के गांव बरौली के पास सेहत गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति जो कि आगरा में मंडी में कार्यरत था, वो कल आगरा मंडी किसी कार्य से गया था। वापस आकर उसने अपनी जांच कराई तो जांच में युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि आज कुल 26 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 25 नेगेटिव तथा 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसका आइसोलेशन वार्ड में उपचार किया जा रहा है। आज जो रिपोर्ट आई है सैंपलों की जांच की, उसमें एक पॉजिटिव आया है और 26 की रिपोर्ट आई है। 25 हमारे नेगेटिव आए हैं। अभी 11 की रिपोर्ट हमारी बाकी है। और ये जो पॉजिटिव आया है ये बलदेव ब्लॉक का सेहरा गांव का सुरेश नाम का व्यक्ति है। इसका आगरा में मंडी, जो सब्जी मंडी है, वहाँ आना जाना था और इसको रैंडम सैंपलिंग में इसकी जांच की गई और पॉजिटिव आया।
मथुरा में हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर हरियाणा के गुड़गांव से आती हुई इनोवा कार को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीमा में प्रवेश करने पर चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी में ड्राइवर सहित 7 लोग सवार थे जो कि हरियाणा से इलाहाबाद जा रहे थे। गाड़ी के शीशे पर प्रमुख सचिव का पास लगा हुआ मिला जो कि जांच के दौरान फर्जी पाया गया। पर प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी के नाम से फर्जी पास बनाकर बॉर्डर पार करने वाले कार ड्राइवर सहित कार में बैठे सभी लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आज कोटवन बॉर्डर पर इनोवा एक पकड़ी गई है। चेकिंग के दौरान यह पाया गया कि यह इनोवा फर्जी रूप से कुछ कागज तैयार करके ले जा रही है। जांच पे पाया गया कि वास्तव में फर्जी कागज हैं और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। 6 लेबर थे जो कि अपने आप को 2 प्रतापगढ़ के हैं और इसमें से एक इलाहाबाद के। कन्नौज में मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है। बैंकों में लंबी लाइन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मोबाइल एटीएम के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव में ही रुपए निकासी की सुविधा दी जा रही है। अभी तक जनपद के करीब 15 गांव में लोगों को लाभ दिया जा चुका है। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया के उच्च प्रबंधन की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि दूर दराज के गाँव के लाभार्थी भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक हमारे श्री प्रियव्रत पटनायक बाबू एवं सहायक महाप्रबंधक श्री अजय श्रीवास्तव जी ने 17 अप्रैल को मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें जनपद कन्नौज में मोबाइल वैन द्वारा दूर दराज के गाँवों में महिलाओं एवं वृद्धजनों को पेमेंट करवाने की इच्छा व्यक्त की और 18 अप्रैल से ही बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिदिन मोबाइल वैन द्वारा निरंतर गाँवों में पेमेंट किए जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच काफी खुशी देखने को मिलती है और वे कहते भी हैं कि ऐसा कभी सोचा ना था कि बैंक खुद घर आकर पैसे देगी। वो सरकार और मुख्यतः बैंक ऑफ इंडिया की इस नेक कार्य की काफी प्रशंसा करते हुए भी सुने जाते हैं। संभल में इमाम ने रमजान के महीने में घरों में रहकर ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से इबादत करने को कहा है। इस समय कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी चल रही है जिसे देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में रमजान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि इस बार वो रमजान माह में घरों में रहकर ही इबादत करें। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक कर लोगों से अपील करवाने की गुजारिश की है। मैं आफ्ताब हुसैन वारसी शहर इमाम संभल अपील करता हूँ सभी लोगों से कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ये ख़ास महीना है इबादत और रियाजत का। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। करम फजल का महीना है। इसमें अल्लाह से इस कोरोना वायरस के लिए मखसूस अपने घरों पर दुआ करें और इबादत करें, इधर उधर न जाएं। जैसा कि हमें प्रशासन और शासन और मेडिकल गाइडलाइन से मालूम हुआ है और आपसी भाईचारे को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बलरामपुर में 15 अप्रैल 2020 को मुंबई से आया युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। पहले इस युवक को सिद्धार्थनगर के बढ़नी में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अल फारूक स्कूल में रोका गया था। बाद में बगैर जांच उसे बलरामपुर की सीमा पर छोड़ दिया गया, जहां 18 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना पंचपेड़वा में इसे क्वारंटीन किया गया। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कौशाम्बी में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद नेशनल हाईवे 2 के चौड़ीकरण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन शुरू होते ही हाईवे के चौड़ीकरण का काम रोक दिया गया था। हालांकि अभी मजदूरों और टेक्नीशियनों की कमी के चलते काम में तेजी नहीं आ पाई है। कौशाम्बी जनपद के सैनी चौराहा पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और टेक्नीशियनों का कहना है कि अभी प्लांट में कई मशीनों को चलाने वाले ऑपरेटर भी नहीं आए हैं। ऐसे में जो काम हफ्ते भर में होना था उन्हें पूरा करने में अब 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। 22 मार्च को लॉकडाउन की वजह से हमारा काम बंद करवा दिया गया था सरकारी नियमों के द्वारा। अभी 20 अप्रैल से काम चालू कराया गया है सरकार द्वारा। कोरोना वायरस की जो हो गया है ये सैनी जनपद कौशाम्बी में चालू है। नगर पंचायत द्वारा कूड़ा डालने के लिए लगवाए गए कूड़ेदान को एक महिला रात के अंधेरे में उठा ले गई। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। घटना उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की है, जहां मुंह ढक के एक महिला नगर पंचायत द्वारा लगाए गए कूड़ेदान पर ही हाथ साफ कर गई। इससे पहले भी नगर पंचायत खुटार में लगवाई गई सोलर प्लेट, बैटरा, स्ट्रीट लाइट आदि चोरी हो चुकी है, लेकिन उन घटनाओं का खुलासा नहीं होने पर चोरों के हौसले बुलंद हो गए। घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई है।
रामपुर के थाना अजीमगढ़ क्षेत्र के गांव रतनपुरा शुमाली गांव में लोग घरों में न बैठकर बाहर चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल में ही दिन दहाड़े दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, साथ ही फायरिंग करता हुआ एक युवक कैमरे में कैद हो गया है, जबकि पूरी घटना में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार खाली पड़े प्लॉट पर ग्रामीणों के बैठने के विरोध को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे पथराव और फायरिंग की घटना शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधानपति इफ्तिखार सहित 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना अजीमनगर के रतनपुरा शुमाली गांव में कल दो पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष डॉक्टर बताया जाता है, उसका प्लाट खाली था, उसमें 2-3 लोग बैठे थे। उसने मना किया। इस बात पर नीचे से इन्होंने जवाब दे दिया कि भाई खेत तुम्हारा कहीं ले नहीं जा रहे हैं, प्लाट तुम्हारा। तो उसने अपने छत पर से इनके ऊपर पत्थर मार दिया। जवाबी इन्होंने भी पथराव किया नीचे बैठे लोगों ने, लेकिन किसी ने सूचना नहीं दी। हल्के में गश्त कर रही पुलिस पार्टी को पता चली। जब पुलिस टीम वहां से पहुंची तो कुछ लोग भाग गए। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने अपनी ओर से दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया था। रात्रि में पुलिस को कोई नहीं मिला। सवेरे फिर पता चला कि दोनों पक्षों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया। जैसे ये सूचना पुलिस को फोन मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां से उन्होंने कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की। गोरखपुर के बीएसए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंकपत्र पर नौकरी कर रही शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षिका का नाम सत्या सिंह है, जो सन 1997 से नौकरी कर रही थी। जांच के बाद बीएसए ने ये कार्रवाई की है। शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर कर वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। ये मामला गोरखपुर के पिपरौली विकासखंड की प्राथमिक विद्यालय खपड़हवा का है। सत्या सिंह प्राथमिक विद्यालय खपड़हवा पिपरौली के प्रमाण पत्रों में कुप्रचित पाया गया और इसकी जांच हुई। जांच के उपरांत इनकी सेवा समाप्त की गई है। ये दूसरे के नाम पे नौकरी कर रही थी और लंबे समय से कर रही थी। उनके खिलाफ एफआईआर करके उनसे वसूली की जाएगी और इस तरह के और भी केसेज हैं जिनका हम जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के चलते संगम नगरी प्रयागराज में सभी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक ऑनलाइन हो गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए शिक्षक व्हाट्सएप और यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज के नवाबगंज में डीबीएस कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। संस्थान की इस पहल से अब तक 2000 से अधिक बच्चे ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जिसके चलते पूरा विश्व ही परेशान चल रहा है इसमें, तो इस समय जो है शिक्षा में विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा इससे बाधित हुए हैं। शिक्षा बहुत बाधित हुई है इस पे। तो जिसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि आप लोग जो है बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, या जिस माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, वो आप माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पढ़ाई को जारी रखें जिससे पढ़ाई बाधित ना हो। तो उसी एक पहल का एक जो उसकी छोटी सी पहल को हम लोगों ने शुरू किया है और हम लोग इसके लिए जो है अपना प्रयास जारी रखें और पढ़ा रहे हैं बराबर बच्चे। यूपी के अमेठी में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए शासन के निर्देश पर सभी थानों में योग शिविर का आयोजन किया गया है। अब अमेठी के सभी पुलिसकर्मी रोजाना सुबह आधे घंटे योग शिविर में हिस्सा लेंगे। एसपी अमेठी ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए जिले के सभी पुलिसकर्मियों को योगा करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों द्वारा डिफरेंट ड्यूटीज की जा रही हैं। इसी में अमेठी पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जहां पे भी रुकें, बैरक, फैमिली लाइन या प्राइवेट क्वार्टर में, सभी लोग अपनी दिनचर्या में से 30 मिनट निकालकर आयुष गाइडलाइंस का पालन करते हुए योग, प्राणायाम या ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो और उनका मानसिक तनाव भी कम रहे।
ऐसे में पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और इसी के चलते इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहनकर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।